गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अपना नया टॉपिक एनर्जी स्टोरेज इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आज देखेंगे कि इंडक्टर के अंदर एनर्जी का स्टोरेज कितना होता है, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी समझेंगे। तो इससे पहले सोर्स कन्वर्जन तक हो चुका था। आई होप कि आपको कोई डाउट ना हो उसमें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंडक्टेंस के अंदर एनर्जी स्टोरेज। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपको एक सर्किट, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक रिप्रेजेंट किया हुआ कॉइल को, जिसको हम इंडक्टर कहते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो करंट होता है, हमें तो ये पता है कि इसके अंदर जो करंट गुजर रहा होगा वो जो फ्लक्स होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो टर्न्स है, ये टर्न्स हम लोगों ने डेफिनेट टर्न्स है, तो उस डेफिनेट टर्न्स को काउंट करने के लिए हम लोगों ने मान लिया कि n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो इससे हमें क्या हो गया कि n फाई जो हो गया हमारा, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I के होगा, क्योंकि हमें पता है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स फाई होता है। बट यहाँ पे फ्लक्स का नंबरिंग होता है, n टर्म्स होता है, n टाइम्स है, इसलिए n फाई कंसिडर किए। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म लगाना है, तो कांस्टेंट टर्म वैसा टर्म लगाएंगे जो कि इस सिचुएशन पे वह कांस्टेंट हो। तो हमारा यहाँ पे इंडक्टर में इंडक्टेंस की जो होती है वो कांस्टेंट होती है यहाँ पर। तो L इक्वल टू को प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद हम L यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है हेनरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे देखते हैं कि क्या बोलता है इंडक्टेंस। तो भाई जो इंडक्टेंस होता है वह इज द एलिमेंट प्रॉपर्टी इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये है वह कि इंडक्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक। अब देखते हैं कि इसमें एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है। उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वोल्टेज क्या होता है। तो फराडे के लॉ के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि वोल्टेज जो होता है एन डी फाई बाई डी टी होता है। दैट मीन्स कि वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर या इंडक्टर इज इक्वल टू द फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ फ्लक्स जो होता है उसके में जो बदलाव होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वोल्टेज। वो वोल्टेज मिलता है हमें वहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो n के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक। तो v इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी हो गया। अब आपको पता है कि एन फाई जो है वह इक्वल है एल आई के। एन और फाई के जगह पे एल और आई का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा एल डी आई बाई डी टी। तो ये वोल्टेज का फॉर्मूला हुआ, यहाँ पर आपको इस चीज़ को याद रखना है। अब उसी तरीके से पावर क्या होगा, तो पावर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि P जो होता है वो V और I के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो V जो है हमारा यहाँ पे पता है कि L डी आई बाई डी टी है, तो वो वैल्यू पुट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे I के साथ, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा पावर। अब हम मुझे निकालना है कि एनर्जी कितना स्टोर करता है इंडक्टर में। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है कि P इंटू टी होता है। अगर जो टाइम है वो आपका कंटिन्यूस टाइम है, दैट मीन्स कि आपको इनिशियल से कोई एक टाइम पीरियड टी तक के लिए देखना है, तो पावर जो होगा वह उसके सम के उसके इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। क्यों इंटीग्रेशन के इक्वल होगा? क्योंकि इंटीग्रेशन जो टर्म होता है वह आपका समेशन को डिफाइन करता है। तो जितने भी इंटरवल पर पावर आ रहा है, पावर इंटू टी वन आ रहा है, फिर P2 T2 आएगा, फिर P3, उन सभी का ऐड कर देते हैं। अगर हम सॉरी, पावर तो कांस्टेंट रहेगा, पावर तो हमेशा एक ही टाइम पे रहेगा, लेकिन टाइम हमेशा वेरी कर रहा है, तो उसको ऐड करने के लिए टाइम को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करते ही हमें मिल जाएगा 0 से T P T डी टी। P का फार्मूला यहाँ से हम पुट कर देंगे, L I डी आई बाई डी टी इंटू डी टी। डी टी यहाँ से कैंसिल हो जाने के बाद क्या मिल जाएगा, 0 से T L I डी आई हो जाएगा। और इसको फिर जब इंटीग्रेट करोगे तो L तो कांस्टेंट में बाहर निकल आएगा, I का इंटीग्रेशन I स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो हाफ एल आई स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है एनर्जी का, हाफ एल आई स्क्वायर, जिससे आप हमेशा याद रखें। अब जो देखिए यहाँ पे एनर्जी का हम एक जनरल फार्मूला अगर बताना चाहें तो कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि एक T1 टाइम से, मतलब इस बार इनिशियली 0 टाइम से स्टार्ट ना होकर के T1 टाइम से अगर स्टार्ट करते हैं, T1 से T2, तब एनर्जी का फार्मूला क्या होगा। तब आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो हाफ एल आई स्क्वायर T2 माइनस आई स्क्वायर T1, ये आपका एक जनरल फार्मूला बन जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आपको इंडक्टर के केस में 2-3 बातें जो है वो इम्पोर्टेंट है,
जो नोट्स के जरिए आपको याद रखना है। पहला चीज़ तो ये है कि आइडियल इंडक्टर कभी भी एनर्जी को डिसिपेट नहीं करता बल्कि एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ कि एनर्जी इंडक्टर जो होता है कभी भी सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता है, क्योंकि अगर dt जीरो को होगा तो di को भी जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ चेंज इन करंट को भी धीरे धीरे जीरो होना होगा, मगर सडनली नॉट पॉसिबल। इसलिए इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन कंडक्टर जब तक कि कोई इम्पल्स वोल्टेज उसको अप्लाई ना करें, ठीक है। अब देखते हैं कि डीसी जब सोर्स हम देते हैं डीसी के केस में, तब इंडक्टर के ऊपर क्या असर पड़ता है। हमें ये तो पता है कि भाई एसी में ही इंडक्टर काम करता है, डीसी के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये अभी तक पड़ेगा। लेकिन होता क्यों ऐसा, तो देखिए डीसी के केस में जो करंट हमारा क्या होता है वो तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट करंट होता है। तो कांस्टेंट करंट होने की वजह से जो वोल्टेज हमारा होता है एल डी आई बाई डी टी, वहाँ पर कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, जीरो। इस वजह से टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, जीरो। टोटल वोल्टेज जीरो होने की मतलब ये हुई कि वोल्टेज जीरो है उसके अक्रॉस, मतलब वह शॉर्ट सर्किट है। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन फॉर डीसी सप्लाई इंडक्टर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो हमें ये बात पता चलता है कि डीसी सप्लाई जब हम इंडक्टर को दे रहे होते हैं तब इंडक्टर जो होता है वह शॉर्ट सर्किट को बिहेव करता है। बट एसी के केस में क्या होता है, ओपन सर्किट, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं दो न्यूमेरिकल्स, जिससे कि हमें जो ऊपर में फार्मूला हम लोगों ने निकाला वोल्टेज का एनर्जी का, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो समझेंगे। एक पहला न्यूमेरिकल है, 100 वाट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली स्विच्ड ऑन अक्रॉस अ 10 वोल्ट बैटरी, ठीक है। व्हाट इज द करंट थ्रू द रजिस्टर, हाउ मच इज द पावर लॉस, ऑल्सो फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 5 सेकेंड। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपके पास एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है जिसको 10 वोल्ट बैटरी से दिया जा रहा है, यानी कि हमारे पास वोल्टेज है और रेजिस्टेंस का वैल्यू है। उसके बाद पूछा जा रहा है करंट कितना होगा, फिर पावर कितना लॉस होगा और एनर्जी कितना मिलेगा 5 सेकंड के अंदर। ये रेजिस्टेंस का केस है, ध्यान रखिएगा। तो आई का वैल्यू हमें निकालना पड़े, करंट का निकालना पड़ रहा है पहले। तो करंट का वैल्यू होता है V बाई आर, वोल्टेज है 10 वोल्ट, आर है 100 ओम, तो सॉल्व करेंगे तो 0.1 एम्पियर हो जाएगा। फिर पावर लॉस, तो पावर लॉस का फॉर्मूला होता है I² R, ठीक है। तो I² R में पुट कर देंगे तो I² का वैल्यू पुट करेंगे 0.1 का स्क्वायर इंटू R 100, सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1 वाट। एनर्जी कंज्यूम पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस में, तो रेजिस्टेंस का एनर्जी जब निकालते हैं रेजिस्टेंस की केस के, तो उसका फॉर्मूला होता है I² RT। तो इसको जब पुट करेंगे तो हमें I² R तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1, और टाइम हमारे पास बोला है 5 सेकंड के लिए, तो 5 सेकंड तो 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ करेंट इन 100 इंडक्टर चेंजेज एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस इट एंड डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर आफ्टर 2 सेकेंड। आपको बोला जा रहा है कि आपके पास एक इंडक्टर है जो 100 का है और वह किस रेट से चेंज हो रहा है 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी di/dt भी दिया हुआ है 1 एम्पियर पर सेकेंड। आपको वोल्टेज निकालना है और उसके बाद फिर एनर्जी का मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना स्टोर करेगा 2 सेकंड के बाद। टाइम भी दे दिया है, केस है इंडक्टर वाला, तो फॉर्मूला भी इंडक्टर वाला सारा लगेगा। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है LdI/dt, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ऊपर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका 1 L है और di/dt भी 1 है एम्पियर पर सेकंड, तो टोटल हो जाएगा 1 वोल्ट। इसके बाद आपको एनर्जी निकालने के लिए बोला गया, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ LI²। हाफ LI² पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ L का वैल्यू 1 है और I आपका जो दिया हुआ है, यानी कि रेट ऑफ चेंज जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, I आपका 2 एम्पियर दिया हुआ, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो 2 जूल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको निकालने के लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो आपका रेट दिया हुआ 1 एम्पियर पर सेकंड दिया हुआ है, माने 1 सेकंड में 1 एम्पियर, ठीक है ना। तो आपसे 2 सेकंड के बाद पूछा गया, ध्यान रख दीजिएगा, 2 सेकंड के बाद 2 एम्पियर हो जाएगा, इस वजह से आई जो है 2 एम्पियर है। इसका कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 जूल। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे किस तरीके से यूज करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।